गुड मॉर्निंग एवरीबडी, आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है डिडक्शन एक्सप्रेसली अलाउ में लास्ट टॉपिक, मीनिंग हमारी लास्ट डिडक्शन रहती हैं अदर डिडक्शन जो अंडर सेक्शन 36 में आएंगी। मैं आपको अच्छे से बताऊंगी, आपको अच्छे से करना है लर्न उनको। और फिर उससे पहले मैंने जो जितनी भी वीडियो डाली है डिडक्शन एक्सप्रेसली अलाउड की, वो सारी की सारी आपको रिवाइज करनी है और एक बार देख लेना है, ठीक है। अगर आप एमकॉम वगैरह या ग्रेजुएशन में हो, बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम कर रहे हो, तो तब यहाँ से सीधा 16 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। और यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ से सीधा सीधा आपका 2 मार्क्स आ सकते हैं। अगर कोई भी डिडक्शन पूछ ली और उसमें ये पूछा कि डिडक्शन कितनी मिलेगी आपको, तो फिर आपको कितना आएगा, आपके 2 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। सो चले आगे करें शुरू। चलो, डिडक्शन एक्सप्रेसली अलाउड में अदर डिडक्शन अंडर सेक्शन 36, ये वो डिडक्शन है जो अभी जो हमने पहले की उनमें नहीं आई, बट ये डिडक्शन हमें मिलती है, ठीक है। जिसके अंदर सबसे पहली डिडक्शन है आपकी इंश्योरेंस प्रीमियम की। इंश्योरेंस प्रीमियम का मतलब समझ रहे हो? मान लीजिए आपने कोई इंश्योरेंस करा है, ठीक है, तो उसको प्रीमियम आप पे करोगे। मतलब वो नहीं होता कि इतनी अमाउंट जाती है आपके अकाउंट से कट जाती है अगर आप कोई इंश्योरेंस कराते हो, तो वो जो अमाउंट कट रही है, जो प्रीमियम आप पे कर रहे हो, उसकी आपको डिडक्शन अलाउेबल है। समझ में आई बात? सेकंड आता है इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर कैटल। आप इंश्योरेंस करा रहे हो कैटल, मतलब जो गाय बैल वगैरह हो गए, तो इनको अगर आप इनको इंश्योरेंस कराते हो और वहाँ पर आप प्रीमियम पे कर रहे हो, तो जो प्रीमियम आप पे कर रहे हो उसकी भी डिडक्शन आपको मिलेगी। क्लियर है? उसके बाद आता है आपकी इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर हेल्थ ऑफ एम्प्लॉयज़। अरे वाह, आप तो इतने अच्छे एम्प्लॉयर हो कि आप अपनी एम्प्लॉय की हेल्थ के लिए भी इंश्योरेंस करा रहे हो, बड़े अच्छे। तो आप जो गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ना, वो कहता है कि अगर आप इतना भला कर रहे हो तो आप जो इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे कर रहे हो अपने एम्प्लॉय के लिए, उसकी भी आपको डिडक्शन अलाउेबल है। नेक्स्ट आता है बोनस और कमीशन, ये भी अलाउेबल है, ठीक है। बोनस और कमीशन अगर आप पे कर रहे हो तो भी अलाउेबल है। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अरे ये क्या बला आ गई, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इतने अच्छे तरीके से समझेंगे। देखो यहाँ पर ध्यान दो, अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, अगर आपने कैपिटल बोरो की है तो उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो उसकी डिडक्शन अलाउेबल है। बट वही अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब कि प्रोप्राइटर्स की जो कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो आपका डिसअलाउड होगा। बिल्कुल क्लियर हुआ? चले नेक्स्ट, ये क्या कह रहा है, डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड। डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड भी आपका अलाउेबल है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड क्या है? वैसे ये ना मैंने बहुत अच्छे से बता दिया था सैलरी वाले चैप्टर में, आप देख लीजिए, बट यहाँ पर भी मैं बता देती हूँ कि कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड में अगर वो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है या फिर अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड है, तो जो कंट्रीब्यूशन आपने कर रखा है वो अलाउेबल है एज अ डिडक्शन। बट वही अगर ये अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है या फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, तो इसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो आपका डिसअलाउ होगा। बिल्कुल क्लियर हुआ? ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है आपका अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड। अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड भी जो अप्रूव हो चुका है वो भी आपका अलाउेबल है। उसके बाद आता है एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड और सुपर एनुएशन फंड। एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन, पहले एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन की बात की थी जो अभी मैंने बात की थी, ठीक है, और अब मैं बात कर रही हूँ एम्प्लॉय के कॉन्ट्रीब्यूशन की। एम्प्लॉय ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है, प्रोविडेंट फंड में, तो वो एम्प्लॉय की इनकम मानी जाती है। आपको पता है इनकम में से ही तो होगा, डैट मीन्स वो उसकी इनकम में इंक्लूड होगा। बट अगर ये जो सम है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के अकाउंट से क्रेडिट कर देता है तो ड्यू डेट से पहले, देन इट इज़ अलाउ एज अ डिडक्शन। क्लियर हुआ? मतलब कि क्या, एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड और सुपर एनुएशन फंड, जो हमने पहले बात की थी वो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की बात करी थी, लेकिन अब एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। एक एम्प्लॉय अगर प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर वो कर रहा है तो वो क्या है, उसकी इनकम है, उसकी इनकम में इंक्लूड होगा। बट अगर ये जो सम है जो इंक्लूड होना था वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के अकाउंट से क्रेडिट कर देता है और ड्यू डेट से पहले कर देता है, तो ये क्या हो जाएगी, डिडक्शन मानी जाएगी। बिल्कुल क्लियर हुआ? नेक्स्ट आता है आपका लॉस रिगार्डिंग एनिमल्स। कहने का मतलब ये है, जैसे कैटल है,
कुछ भी है एनिमल, और उसका लॉस हो गया, एक्सीडेंट हो गया, उसका लॉस हो गया, तो ये बिजनेस लॉस होगा, और बिजनेस लॉस होगा तो हमारे पीजीबीपी की इनकम में वो अलाउड होगा। बिल्कुल क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है आपका बैड डेट्स। देखो बैड डेट्स के बारे में आपको बहुत अच्छे से नॉलेज है, ठीक है, अगर नहीं तो ध्यान से सुनो। बैड डेट्स क्या होता है, मान लीजिए क्या हुआ, बैड डेट्स का मतलब, बैड डेट्स कब होता है, मान लीजिए आप सेलर हो, राइट, अगर आप सेलर हो और आप सामान बेच रहे हो, वो आप उधार पर बेच रहे हो, क्योंकि आपको तो बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड के ऊपर विश्वास है ना, और वैसे भी आपको, वो तो छोड़ो, आप तो कोई भी, आप दानवीर कर्ण हो, आपके सामने कोई भी आता है आप सबको उधार में दे देते हो, है ना, ये तो सोचते ही नहीं उसका रिजल्ट क्या आने वाला है, और रिजल्ट पता है क्या, सबने बाय बाय बोल दी, सबने बोला हम लेके ही कब गए थे, हम नहीं दे रहे। तो आपका क्या हो जाता है, जब आपने किसी को सामान उधार पर बेचा और उसके बाद वो आपको ना देकर जाए, पेमेंट ना करे, तो वो आपका बैड डेट्स बन जाता है। बैड डेट्स समझ रहे हो, और अब बैड डेट्स बना तो आपका नुकसान, तो ये क्या हो गया, ये डिडक्टेबल हो गया, मतलब ये डिडक्शन होगी, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखो, कई बार है ना आपका फ्रेंड वगैरह, उनको दया आ जाती है आपके ऊपर, वो सोचते हैं क्यों ना हम अपने फ्रेंड का दे आएँ जो उधार में लेकर आए थे, ठीक है, वो कई बार वापस दे जाते हैं, तो जो बैड डेट्स आपके रिकवर होंगे वो उस ईयर की इनकम मानी जाएगी जिस ईयर वो रिकवर हुए हैं। मेरी बात समझ में आई, बात बहुत अच्छे से, यस। और फिर क्या होगा, वो उसकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी, पर ज़रूरी थोड़ी ना वो सारे ही दे जाएं, लेकिन जितनी दे गए वो उसकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी, उसको इंक्लूड कर लेंगे, और बाकी की क्या मिल जाएगी आपको, डिडक्शन, जो कि ऑलरेडी मिल चुकी होगी आपको। बिल्कुल क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है आपका प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। देखो वैसे तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स जो है वो डिसअलाउड माने जाते हैं, उनको आप अलाउ कर ही नहीं सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पर वो अलावेबल है, उन केसेस को डिस्कस करेंगे। अब मैंने उनको लिखा नहीं, आपको क्या करना है, नोटबुक और पेन फटाफट निकालो। दीदी निकाल रहे हैं, अरे मैं कह रही हूँ अभी निकालो, 1 सेकंड के अंदर अंदर निकाल रहे हैं, नीचे नीचे बोल गया, बताऊँ, निकालो फटाफट, नहीं निकाला घर पे आके पीट के जाऊंगी। नोटबुक और पेन निकलना चाहिए, निकल गया, चलो निकाल लिया ना, वेरी गुड, देखा कितने अच्छे बच्चे। चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला, सारा ध्यान पिटाई पे नहीं, सारा ध्यान यहाँ पर लेके आओ। क्या, जो आपके डाउटफुल डेट्स थे, ठीक है, उनका आपने प्रोविज़न बनाया, वो प्रोविज़न की आपको डिडक्शन नहीं मिलती है कुछ केसेस में, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं, वैसे नॉर्मली नहीं मिलते, बट कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पर आपको मिल जाती है। हम बात करेंगे उन केसेस की जहाँ पर आपको मिल जाती है। तो पहला केस है आपका, देखो हेडिंग बनाओ कि इन द केस ऑफ शेड्यूल्ड बैंक, ठीक है, शेड्यूल्ड बैंक के केस में, लेकिन उसके अंदर फॉरेन बैंक आपका इंक्लूड नहीं होना चाहिए, एक्सक्लूडिंग फॉरेन बैंक, या फिर दूसरा नॉन शेड्यूल्ड बैंक या कोऑपरेटिव बैंक जिसके अंदर आपका एग्रीकल्चरल या रूरल डेवलपमेंट बैंक इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो मतलब हम बात कर रहे हैं शेड्यूल्ड बैंक की, नॉन शेड्यूल्ड बैंक की और कोऑपरेटिव बैंक की। वो क्या करेंगे, डिडक्शन से पहले जो हमने बात करी थी कि आपकी, जो मैंने पहले बताया होगा कि जीटीआई होगी, ग्रोस टोटल इनकम, माइनस करेंगे डिडक्शन, फिर आपकी टोटल इनकम निकलेगी। तो डिडक्शन से पहले टोटल इनकम जो होगी आपकी जीटीआई होगी, उसका 7.5% अलावेबल है एज अ डिडक्शन, ठीक है, या फिर 10% ऑफ एग्रीगेट एवरेज एडवांस मेड बाय रूरल ब्रांच ऑफ दीज बैंक, या फिर इन ब्रांच ने जो बना रखा, प्रोविजन बना रखा है, उसका 10%, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर बनाया तो वो डिसअलाउ होगा। क्लियर है, इन दोनों में से हो सकता है आप कौन सा भी मान लो, इससे अलावा आपका डिसअलाउ होगा। यही बात मेरी ध्यान से सुनकर और तब रिकॉर्ड तो मैंने कर दिया, फिर दोबारा से लिख देना, ठीक है। क्या बोला मैंने, इन द केस ऑफ शेड्यूल्ड बैंक एक्सक्लूडिंग फॉरेन बैंक और अ नॉन शेड्यूल्ड बैंक और अ कोऑपरेटिव बैंक एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट बैंक, डिडक्शन से पहले जो टोटल इनकम आएगी उसका 7.5% अलावेबल है एज अ डिडक्शन एंड 10% ऑफ एग्रीगेट एवरेज एडवांसेस मेड बाय रूरल ब्रांच ऑफ दीज बैंक्स। इससे ज़्यादा अगर आपने बनाया है तो वो डिसअलाउ होगा। बिल्कुल क्लियर हुआ। सेकेंड पॉइंट लिखो। अब हमने फॉरेन बैंक की तो बात नहीं की थी, तो सेकेंड पॉइंट में हम बात करेंगे फॉरेन बैंक की। इन द केस ऑफ फॉरेन बैंक 5% ऑफ टोटल इनकम बिफोर मेकिंग दिस डिडक्शन एंड डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U। देखो बेटा, अगर कहीं पर भी आपको ना
डिडक्शन दिख जाए ना, ये आ जाए ना बिफोर डिडक्शन, तो उसमें जो डिडक्शन की हम बात करें वो डिडक्शन घटाने से पहले, और 80C से लेकर 80U जो हम आगे डिडक्शन की बात करेंगे वो घटाने से पहले जो आपकी टोटल इनकम होगी उसका 5% जो है वो आपका क्या माना जाएगा, डिडक्शन मानी जाएगी इन केस ऑफ फॉरेन बैंक, अगर आपने प्रोविजन बनाया है तो। बिल्कुल क्लियर हो गया। चलो थर्ड पॉइंट करते हैं। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एंड स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। लिख लो, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एंड स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, इन केसेस में आपका 5% जो है वो क्या होगा, डिडक्शन अलावेबल होगा। ठीक है। और जो हमारी NBFC होती है, फोर्थ पॉइंट लिखो, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के केस में आपका 5% डिडक्शन अलावेबल होगा। कहने का मतलब है जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया था उसमें 7.5% एंड 10% जो था वो अलावेबल होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। और उसके बाद जितने भी मैंने सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ जो पॉइंट बताए उनमें 5% है, तो अगर आएगा तो ये 5% वाला भी आ जाएगा। फिर भी आपको क्लियर तो हो गया ना बेसिक्स बहुत अच्छे से। चलो एक बात सुनो, एक बीच में एक वर्ड बोला था रूरल ब्रांच। रूरल ब्रांच का मतलब समझते हो? अगर नहीं समझते तो बिल्कुल दिमाग में याद कर लो, मतलब रख लो इस बात को कि जहाँ की जिस एरिया की पॉपुलेशन जो है वो आपकी 10,000 से कम होती है ना, वहाँ पर अगर कोई ब्रांच खुली हुई होती है तो उसको रूरल ब्रांच बोलते हैं। बिल्कुल क्लियर होगा। चले नेक्स्ट पॉइंट। चलो नेक्स्ट आता है आपका स्पेशल रिजर्व क्रिएटेड बाय स्पेसिफाइड एंटिटी। इसका मतलब क्या हुआ, डिडक्शन अलावेबल है इस केस में, स्पेशल रिजर्व क्रिएटेड बाय स्पेसिफाइड एंटिटी, लेकिन कितनी डिडक्शन अलावेबल है? देखो कोई आप एलिजिबल बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, उसका जो भी प्रॉफिट होगा उसका 20%, या फिर जो आपने स्पेसिफाइड रिजर्व अकाउंट में जो पैसा जमा करवाया वो, ठीक है, उन दोनों को कंपेयर करेंगे और जो कम होगा उसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। याद रखना, जो आपने जिस एलिजिबल बिजनेस से प्रॉफिट कमाया उसका 20%, और जो आपने रिजर्व अकाउंट खोल रखा उसमें जो आप पैसा डिपॉजिट करा रहे हो वो, उन दोनों में से जो कम होगा उसको आपकी डिडक्शन मिल जाएगी। बिल्कुल क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट है आपका एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग में आपने क्या किया, खर्चा किया। देखो अगर वो रेवेन्यू नेचर का है ना तो सारे के सारे अलावेबल हैं, याद रखना, रेवेन्यू नेचर सारे के सारे अलावेबल। बट अगर वो कैपिटल नेचर का है ना तो 1/5 अलावेबल है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, बाकी सारे क्या हर साल 20% करके कर देंगे काम तमाम। आगे ना बात समझ में। नेक्स्ट है, लास्ट में आती है आपकी जर्नल डिडक्शन। जो आपकी सेक्शन 30 से लेकर 36 तक नहीं आए ना, जो 36 अभी करके आए हैं वहाँ तक नहीं आए ना, उसके बाद जो रह गए, क्या रह गया, जैसे आपने रॉयल्टी पे की है, सेल टैक्स पे किया, वैट, एक्साइज ड्यूटी, कमीशन पे किया है, लोन लिया है, ब्रोकरेज पे किया है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह वगैरह, ये सब यहाँ पर आ जाएंगे, अलावेबल हो जाएंगे। ये इसकी डिडक्शन का सेक्शन याद करना चाहो तो कर सकते हो, सेक्शन 37 सब सेक्शन 1, ठीक है। और ये आपकी जनरल डिडक्शन होगी। यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए आपका, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच डियर, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और इसी तरीके से पढ़ते रहे, और फिर क्या है आपका JRF पक्का, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।